नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हर्ष त्यागी। जम्मू कश्मीर के शोपियान में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। शोपियान के बड़गाम के जैनपुरा इलाके में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने घेराबंदी और तलाशी अभियान चलाया। हालांकि इस मुठभेड़ से जुड़े एक अन्य हादसे में सेना के 2 जवान शहीद हो गए हैं, तो वहीं 2 और जवानों के घायल होने की जानकारी सामने आ रही है। अधिकारियों ने कहा कि 44 आरआर चौगाम कैंप से सैनिकों को लेकर एक सुमो बुडीगाम में मुठभेड़ स्थल की ओर जा रहा था, जब चालक ने वाहन से नियंत्रण खो दिया। वो सड़क से फिसल गया। हादसे में 4 जवान घायल हुए। घायलों को जिला अस्पताल शोपियान ले जाया गया, जहां 2 ने दम तोड़ दिया। उन्होंने बताया कि शेष 2 जवानों को श्रीनगर के 92 बेस आर्मी अस्पताल में पहुंचाया गया है। आपको बता दें कि इस समय दक्षिण कश्मीर में आए दिन सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आती रहती है। आतंकी सुरक्षा बलों के अलावा वादी में आम लोगों को भी निशाना बना रहे हैं। बुधवार 13 अप्रैल को आतंकियों ने एक स्थानीय ड्राइवर सतीश कुमार सिंह को गोली मार दी थी। आपको बता दें कि हाल के दिनों में कश्मीर में आतंकी वारदात में इजाफा देखने को मिल रहा है और सेना आतंकियों को लेकर लगातार सख्त रुख अख्तियार किए हुए है। बेंगलुरु में हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच लगातार होती झड़प की घटनाओं को लेकर कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने मुस्लिम स्वामित्व वाले व्यवसायियों को निशाना बनाने के हिंदू संगठनों के अभियान की आलोचना की। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को शांति और सम्मान से जीने दो। येदियुरप्पा का यह बयान धारवाड़ में श्री राम सेना के 4 कथित सदस्यों द्वारा मुस्लिम समुदाय से जुड़ी फलों की गाड़ियों में तोड़फोड़ करने और उनकी गिरफ्तारी के एक दिन बाद आया है। उन्होंने हिंदुवादी संगठनों से हिंसक गतिविधियों को रोकने का आग्रह किया। येदियुरप्पा ने कहा कि मेरी इच्छा है कि हिंदू और मुसलमान एक मां की संतान के रूप में एक साथ रहें। अगर कुछ असामाजिक तत्व इसमें बाधा डाल रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। आपको बता दें, कर्नाटक में हिंदुवादी संगठनों ने शहरों में मंदिरों के पास मौजूद मुस्लिम समुदाय के लोगों की दुकानों पर प्रतिबंध लगाने और मांस के बहिष्कार और फलों के कारोबार में मुस्लिम एकाधिकार को समाप्त करने का आह्वान किया। यही नहीं, मस्जिदों में लाउड स्पीकर पर भी कार्रवाई की मांग की जा रही है। इसके अलावा मुस्लिम शिल्पकार द्वारा बनाई गई मूर्तियों और इस समुदाय के सदस्यों द्वारा संचालित टैक्सियों और ऑटो का बहिष्कार करने का भी आह्वान कई संगठनों ने किया है। गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान में रामनवमी के दौरान हुई हिंसा को लेकर एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने इस तरह की हिंसा के लिए सीधे तौर पर राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। देखिए, मेरा मानना यह है कि कहीं पर भी वायलेंस होता है तो वो किसी के लिए भी ठीक नहीं है, और जब वायलेंस होता है तो उसकी जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट पर आई होती है। और अगर आप पिछले 20-25 साल के इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट्स पढ़ेंगे तो वो इस बात को बताते हैं कि अगर स्टेट गवर्नमेंट नहीं चाहती कि हिंसा ना हो तो हिंसा नहीं होती। अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहती है कि सांप्रदायिक हिंसा हो तो हिंसा होती है। तो इसीलिए मेरा मानना ये है कि ये स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, और वो नाकाम साबित हुए लॉ एंड ऑर्डर को और अमन को कायम करने के लिए। इसीलिए हम देखते हैं कि ये हिंसा हुई जो आप उसका कह रहे हैं, और हमारा मानना ये है कि जो खाती हैं पूरी इंक्वायरी के साथ तहकीकात करके उनको गिरफ्तार किया जाए, एक्शन लिया जाए। मगर ये जो मीडिया में नैरेटिव आ रहा है कि हमेशा से ये बताया जाता है कि अल्पसंख्यक समाज मुसलमानी पत्थर फेंकता है, वही दोषी है, तो हम इस बात को नहीं मानते। ये ट्रायल बाय सेलेक्टिव लीक स्टोरीज मत करिए। और अगर आपके पास कोई वीडियो एविडेंस है गुजरात में जो खंबाट में हुआ और मुख्तलिफ दो मुकामात पर हुआ, तो आप बताइए। ये सेलेक्टिव लीक करके कि ये कॉन्स्पिरेसी की है, वैसा की, पुरानी कहानियां हो चुके हैं, इसमें कोई सदाकत नहीं है। देखिए, मेरा मानना यह है कि कहीं पर भी वायलेंस होता है तो वो किसी के लिए भी ठीक नहीं है, और जब वायलेंस होता है तो उसकी जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट पर आई होती है। और अगर आप पिछले 20-25 साल के इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट्स पढ़ेंगे तो वो इस बात को बताते हैं कि
अगर स्टेट गवर्नमेंट नहीं चाहती कि हिंसा ना हो तो हिंसा नहीं होती। अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहती है कि सांप्रदायिक हिंसा हो तो हिंसा होती है। तो इसीलिए मेरा मानना ये है कि ये स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है और वो नाकाम साबित हुए लॉ एंड ऑर्डर को और अमन को कायम करने के लिए। इसीलिए हम देखते हैं कि ये हिंसा हुई जो आप उसका कह रहे हैं, और हमारा मानना ये है कि जो खाती हैं पूरी इंक्वायरी के साथ तहकीकात करके उनको गिरफ्तार किया जाए, एक्शन लिया जाए। मगर ये जो मीडिया में नैरेटिव आ रहा है कि हमेशा से ये बताया जाता है कि अल्पसंख्यक समाज मुसलमानी पत्थर फेंकता है, वही दोषी है, तो हम इस बात को नहीं मानते। ये ट्रायल बाय सेलेक्टिव लीक स्टोरीज मत करिए। और अगर आपके पास कोई वीडियो एविडेंस है गुजरात में जो खंबाट में हुआ और मुख्तलिफ और दो मुकामात पर हुआ, तो आप बताइए। ये सेलेक्टिव लीक करके कि ये कॉन्स्पिरेसी की है, वैसा की, ये पुरानी कहानियां हो चुके हैं, इसमें कोई सदाकत नहीं है। देखिए, मेरा मानना यह है कि मध्य प्रदेश में रामनवमी के दौरान हुई हिंसा को लेकर मध्य प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने दिग्विजय सिंह पर करारा हमला बोला। ये बिल्कुल ठीक है कि जिस प्रकार से खरगोन की जो घटना हुई, एक साथ इस प्रकार से आगजनी होना, पत्थरबाजी होना, ये सुनियोजित षड्यंत्र था। और इसमें कहीं न कहीं मैंने पहले भी उल्लेख किया था कि इसमें कई प्रकार की ताकतें इन्वॉल्व हैं, पीएफआई से लेकर के और भी ऐसे जो ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इस प्रकार की अस्थिरता लाना चाहते हैं, उनके द्वारा भी इनको संरक्षण, इनका संवर्धन और इनको हर प्रकार की फंडिंग करने का भी प्रयास हुआ है। ये वास्तव में बड़ी जांच का विषय है। और दिग्विजय सिंह जैसे जो लोग हैं वो हमेशा से यही करते आए हैं कि इस प्रकार की ताकतों के साथ खड़े होना, उनको ताकत देना, पॉलिटिकली ताकत देना और उनको अन्य प्रकार की चीजों में भी सहयोग करना, ये गंभीरता का विषय है। और मैंने तो कहा था कि इंटेलिजेंस एजेंसीज को इनकी जांच करनी चाहिए, कौन इन घटनाओं के पीछे है। मध्य प्रदेश जैसा राज्य जो बहुत ही अच्छे सौहार्द के साथ काम करने वाला राज्य है, शांतिपूर्वक जुलूस पर आक्रमण करना ही योजनाबद्ध तरीके से हुआ है। उसमें पीएफआई जैसे लोगों का भी महत्वपूर्ण भूमिका है, इनकी जांच होनी चाहिए। ये तो आपने देखा है कि पुलिस अधीक्षक ने भी घटना में जो घायल हुए हैं, जिनको गोली लगी है, यानी पुलिस पर आक्रमण, जनता पर आक्रमण, गरीबों पर आक्रमण, माताओं बहनों पर आक्रमण, ये सुनियोजित नहीं तो और क्या षड्यंत्र है, बड़ा षड्यंत्र है। इसलिए इसमें इस प्रकार के जो लोग हैं, मैं ऐसा मानता हूं कि इनकी जो महत्वपूर्ण भूमिका है और इस प्रकार के लोगों को किसी भी हालत में न बचना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लगातार 14 ट्वीट कर शरद पवार पर हमला बोला। फडणवीस ने बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती के मौके पर कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों को विपरीत पिछले कई दशकों से शरद पवार तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण की राजनीति को हवा देने का महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं। फडणवीस ने सवाल पूछा है कि बाबा साहेब अम्बेडकर 370 के खिलाफ थे, लेकिन बाबा साहेब के इन विचारों पर एनसीपी की भूमिका पर सवाल खड़े होते हैं। फडणवीस ने लगातार 14 ट्वीट कर एनसीपी और पार्टी के प्रमुख शरद पवार कैसे ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं, इस पर निशाना साधा। आपको बता दें कि इससे पहले महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले कुछ दिनों से राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस और एनसीपी के बीच में जंग देखने को मिल रही है। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने ठाणे में हुई रैली के दौरान एनसीपी प्रमुख शरद पवार पर हमला बोला था। राज ठाकरे ने शरद पवार पर महाराष्ट्र में जातिगत राजनीति को बढ़ावा देने का गंभीर आरोप लगाया था। इतना ही नहीं, मुस्लिमों के वोट हासिल करने के लिए पवार छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेने से बचते हैं, यह आरोप भी लगाया गया। ठाकरे के आरोपों का जवाब देने में एनसीपी ने देरी नहीं की, लेकिन अब इस लड़ाई में बीजेपी की भी एंट्री हो गई है। अपराध के मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हुए प्रशासन ने और सख्ती के साथ कमर कस ली है। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने इसको लेकर राज्य के सभी थानों को निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश के हर थाने में टॉप 10 अपराधियों को चिन्हित किया जाए। यदि इन अपराधियों के द्वारा कोई अपराध किया जाएगा तो संबंधित पुलिस अधिकारी की जवाबदेही तय की जाएगी। योजना विभाग द्वारा अपराधियों, माफिया, महिला और बाल अपराध में लिप्त
अभियुक्तों को कठोरतम दंड दिलाए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रयासों की समीक्षा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जाएगी। अपर मुख्य सचिव गृह ने निर्देश दिए हैं कि राज्य में विभिन्न प्रकार के माफियाओं को चिन्हित कर उनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट में प्रभावी कार्रवाई की जाए, ताकि जमीनी स्तर पर अपराधियों में सरकार की सख्ती का संदेश जाए। दिल्ली में पीएम मोदी ने नेहरू स्मारक म्यूजियम का उद्घाटन किया। नेहरू स्मारक म्यूजियम अब तक के प्रधानमंत्रियों के जीवन दर्शन के संग्रहालय के तौर पर बनाया गया है। उद्घाटन के साथ ही पीएम मोदी ने संग्रहालय का पहला टिकट खरीदा और अंदर प्रवेश किया। ये संग्रहालय दिल्ली में नेहरू स्मारक म्यूजियम और लाइब्रेरी परिसर में बनाया गया है। दिल्ली में जिस 3 मूर्ति भवन की पहचान अब तक नेहरू मेमोरियल म्यूजियम से थी, उसे आज से प्रधानमंत्री संग्रहालय के तौर पर जाना जाएगा। इस संग्रहालय में देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक सभी प्रधानमंत्रियों के जीवन दर्शन को विस्तार से संग्रहित किया गया है। 10,000 वर्ग मीटर में बने संग्रहालय को 271 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। ये संग्रहालय आजादी के बाद भारत की कहानी को अपने प्रधानमंत्रियों के जीवन और योगदान के जरिए बताएगा। इस सेंटर के लिए प्रधानमंत्रियों से जुड़ी जानकारी दूरदर्शन, फिल्म डिवीजन, संसद टीवी, रक्षा मंत्रालय, मीडिया हाउस, प्रिंट मीडिया, विदेशी समाचार एजेंसियों, विदेश मंत्रालय के तोशाखाना आदि संस्थानों से जुटाई गई हैं। और यही नहीं, पूर्व पीएम के बारे में बहुमूल्य जानकारी जुटाने के लिए उनके परिवारों से भी संपर्क किया गया था। आज पूरा देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को उनकी जयंती पर आदरपूर्वक, श्रद्धापूर्वक याद कर रहा है। बाबा साहब जिस संविधान के मुख्य शिल्पकार रहे, उस संविधान ने हमें संसदीय प्रणाली का आधार दिया। इस संसदीय प्रणाली का प्रमुख दायित्व देश के प्रधानमंत्री का पद रहा है। ये मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे प्रधानमंत्री संग्रहालय देश को समर्पित करने का अवसर मिला है। ऐसे समय में जब देश अपनी आजादी के 75 वर्ष का पर्व, आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तब ये म्यूजियम एक भव्य प्रेरणा बनकर आया है। इन 75 वर्षों में देश ने अनेक गौरवमय पल देखे हैं। इतिहास के झरोखे में इन पलों का जो महत्व है वह अतुलनीय है। ऐसे बहुत से पलों की झलक प्रधानमंत्री संग्रहालय में भी देखने को मिलेगी। मैं सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज पूरा देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को उनकी जयंती पर मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों पर भारत ने अमेरिका को करारा जवाब दिया। वाशिंगटन में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका को अपने यहां मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों की याद दिलाई। 2+2 वार्ता के दौरान दोनों देशों के बीच बेहतर संबंध बनाने को लेकर चर्चा हुई, लेकिन उसके बाद ही अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने मानवाधिकार पर नसीहत देकर भारत को असहज कर दिया। एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि अमेरिका, भारत सरकार, पुलिस और जेल अधिकारियों द्वारा मानवाधिकार के हनन के मामलों की निगरानी कर रहा है, जिस पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी पलटवार करते हुए साफ कर दिया कि अमेरिका को लेकर भी हमारी चिंता भी ठीक उसी तरह की है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि द्विपक्षीय वार्ता में मानवाधिकारों के मुद्दों पर चर्चा नहीं की गई। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आगे कहा कि अमेरिका पर खुद ही मानवाधिकार के मामलों में उल्लंघन के आरोप हैं। उन्होंने कहा कि निजी हित, लॉबी और वोट बैंक के जरिए अमेरिकी स्थिति संचालित की जा रही है, और उन्होंने कहा कि जब भी इस पर चर्चा होगी तो भारत इस पर चुप नहीं रहेगा।
अखंड भारत को लेकर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बड़ा बयान दिया। आरएसएस प्रमुख ने 15 साल में भारत के अखंड राष्ट्र बनने की बात कही। हरिद्वार में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि सनातन धर्म ही हिंदू राष्ट्र है। 15 साल में भारत फिर से अखंड भारत बनेगा और ये सब हम अपनी आंखों से देखेंगे। उन्होंने कहा कि हम अहिंसा की बात कहेंगे, पर ये बात हाथों में डंडा लेकर कहेंगे। हमारे मन में कोई द्वेष शत्रुता भाव नहीं है, लेकिन दुनिया शक्ति को ही मानती है, तो हम क्या करें। आरएसएस प्रमुख ने कहा कि जो तथाकथित लोग सनातन धर्म का विरोध करते हैं उनका भी उसमें सहयोग है। अगर वो विरोध ना करते तो हिंदू जागता नहीं, क्योंकि वो सोता रहता है। सरसंघचालक मोहन भागवत ने कहा कि धर्म का प्रयोजन भारत का प्रयोजन है। धर्म के उत्थान के लिए प्रयास होगा तो ही भारत का उत्थान होगा। वहीं दूसरी तरफ शिवसेना ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के अखंड भारत वाले बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी। क्या कुछ कहा संजय राउत ने, सुनिए। 15 सालों में नहीं, आप 15 दिन में कर लीजिए। सरसंघ चालक मोहन भागवत जी हमारे लिए भी आदरणीय है। अगर अखंड हिंदुस्तान की बात कोई करता है तो सबसे पहले उनको पीओके को हिंदुस्तान को जोड़ना पड़ेगा, वो ले लीजिए। फिर पूरा जो पाकिस्तान विभाजन हुआ था 1947 में, उनको हिंदुस्तान को जोड़ना पड़ेगा, वो भी लीजिए। कभी कंधार तक हमारी सीमाएं थी, वो भी लीजिए। श्रीलंका भी लीजिए और एक अखंड हिंदुस्तान, एक महासत्ता बना लीजिए। किसी ने रोका नहीं है। ये देश के लिए गर्व की बात है। लेकिन 15 साल का वायदा मत करिए, 15 दिन करिए या 2 साल करिए। हम पूरा देश आपके साथ रहेंगे, लेकिन उससे पहले जो कश्मीरी पंडित है, उनकी जो कश्मीर की फाइल जो अब वापस खुली एक पर्दे के ऊपर, उस सभी हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों को उनकी घर वापसी बहुत ही सुरक्षित तरीके से होनी चाहिए, वो कर लीजिए। और आपका जो इरादा है अखंड हिंदुस्तान का, हम उनको ज़रूर समर्थन करेंगे। और इस देश के सभी राजनीतिक दल, चाहे आपके वैचारिक दृष्टि आपके विरोधी हो, वो भी आपको समझ। कॉन्ट्रैक्टर संतोष पाटिल सुसाइड के आरोपी कर्नाटक सरकार के मंत्री केएस ईश्वरप्पा के खिलाफ इस्तीफे को लेकर लगातार सियासी बवाल बढ़ता जा रहा है। राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता केएस ईश्वरप्पा पर आरोप लगाकर सुसाइड करने वाले संतोष पाटिल के मामले में कांग्रेस की तरफ से बर्खास्त की मांग को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको बता दें कि इसके विरोध में आज कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई के आवास तक मार्च के दौरान कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार और पूर्व सीएम सिद्धारमैया समेत कई अन्य नेताओं को पुलिस ने बीच में रोककर उन्हें हिरासत में लिया। इस पर कर्नाटक सीएम ने कहा कि ठेकेदार संतोष पाटिल खुदकुशी का सच सामने आएगा, मामले की पूरी जांच की जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि केएस ईश्वरप्पा ने इस्तीफे के बारे में क्या कहा ये पता नहीं है, उनसे फोन पर बात करने के बाद ही साफ हो पाएगा। आतंकवाद के खिलाफ कड़ा कदम उठाते हुए गृह मंत्रालय ने आतंकवादी संगठन उम्र मुजाहिद्दीन के प्रमुख कमांडर मुश्ताक अहमद जरगर को आतंकवाद विशेष अधिनियम कानून के तहत डेजिग्नेटेड आतंकवादी घोषित कर दिया है। गृह मंत्रालय ने पिछले दिनों कुख्यात आतंकवादी सरगना हाफिज सईद के बेटे तलहा सईद को भी डेजिग्नेटेड आतंकवादी घोषित कर दिया था। आपको बता दें कि 1985 के दौरान वो आतंकवादी संगठन में शामिल हुआ और घाटी में भारत के खिलाफ आतंकवादी काम करने लगा। उसने अपने ग्रुप के साथ मिलकर जरगर ने 12 दिसंबर 1989 को भारत के नवनियुक्त गृहमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रुबिया सईद का अपहरण भी किया था और इस अपहरण के बाद आतंकवादियों ने पुलिस गिरफ्त में मौजूद अपने 5 साथियों की रिहाई की मांग की थी। इस अपहरण कांड को लेकर काफी हो हल्ला मचा, लेकिन सरकार को आतंकवादियों को रिहा करना पड़ा, तब कहीं जाकर रुबिया सईद की रिहाई हो सकी। इसके बाद इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट संख्या 814 का आतंकवादियों ने साल 1999 में अपहरण किया था। दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि 19 दिसंबर को हरिद्वार में हुई धर्म संसद में मुस्लिमों के खिलाफ किसी भी तरह का भड़काऊ भाषण नहीं दिया गया। इतना ही नहीं, दिल्ली पुलिस ने इस मामले में याचिकाकर्ताओं पर उनके पास न आकर सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने को लेकर सवाल उठाए। साउथ ईस्ट दिल्ली डीसीपी ईशा पांडे सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में कहा कि इस मामले में हेड स्पीच के आरोपों के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया था। दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि वो धर्म संसद मामले में दाखिल याचिका खारिज कर दें। मामले पर जवाब दाखिल करते हुए पुलिस ने कहा कि ना तो पुलिस को शिकायत दी है और ना किसी और एजेंसी को, सीधा सुप्रीम कोर्ट वो पहुंच गए और इस तरह ना तो वो शिकायत करता है ना ही पीड़ित।
उसने ऐसा दिखाने की कोशिश की जैसे सुप्रीम कोर्ट के अलावा देश में और कोई संस्था काम नहीं कर रही। यही प्रवृत्ति गलत है, कोर्ट को इसे बढ़ावा नहीं देना चाहिए। पूरे मामले पर 22 अप्रैल को सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड पुलिस से भी हरिद्वार में हुए कार्यक्रम को लेकर रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। दिल्ली सरकार के स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस का नाम अब डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पर होगा। आपको बता दें कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने अम्बेडकर जयंती के मौके पर दिल्ली के सभी 30 स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस स्कूलों का नाम बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के नाम पर कर दिया है। वहीं सीएम केजरीवाल ने सभी स्कूलों का उद्घाटन किया। केजरीवाल ने कहा कि बाबा साहेब अम्बेडकर का सपना था कि सबको अच्छी शिक्षा मिले, उस सपने को आज हमने सच कर दिखाया है। सबको मेरा सादर प्रणाम। आज बाबा साहब का जन्मदिन है और हर वर्ष की तरह हम लोग इसे धूमधाम से मना रहे हैं, लेकिन आज एक स्पेशल हम लोगों ने काम किया कि हमारी दिल्ली के जो सबसे शानदार सरकारी स्कूल हैं, स्कूल्स ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस, 30 स्कूल हैं। ये 30 के 30 स्कूल अब बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम से जाने जाएंगे। उनके नाम से, उनका नाम बदल के आज से होगा डॉक्टर BR अम्बेडकर स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस। मैं समझता हूँ कि इससे अच्छी श्रद्धांजलि उनको नहीं दी जा सकती थी, और वो जहाँ कहीं भी होंगे, ऊपर आसमान में उनकी आत्मा अगर देख रही होगी तो मैं समझता हूँ कि वो बहुत खुश होंगे, उनकी आत्मा बहुत खुश होगी और हमें खूब आशीर्वाद देगी। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने जीवन में सबसे ज़्यादा महत्व शिक्षा को दिया। एक बहुत गरीब घर में पैदा हुए थे। मैं ये उनके जीवन की बातें कई जगह बता चुका, लेकिन मैं फिर भी रिपीट करूंगा क्योंकि ये बहुत प्रेरणा देने वाली बातें हैं। वो एक बहुत गरीब घर में पैदा हुए। घर में खाने को भी रोटी नहीं थी 3 टाइम की। बहुत ज़्यादा छुआछूत थी उन दिनों में। स्कूल में जाते थे तो क्लास के बाहर बिठा दिया जाता था उस जाति के लोगों को। उस बैकग्राउंड से आके वो 1913-14 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी PhD करने के लिए गए। मैं कई बार सोचता हूं कि आज के ज़माने में भी, और उसके बाद कोलंबिया यूनिवर्सिटी से PhD करने के बाद उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होंने दूसरी डॉक्टरेट की। 2 डॉक्टरेट विदेशी यूनिवर्सिटीज से उन दिनों में की। मैं सोचता हूं आज के ज़माने में भी जब हमारे पास सारे साधन हैं, सब कुछ है, आज के ज़माने में भी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एडमिशन लेना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और 1913-14 में उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में ना केवल एडमिशन लिया, स्कॉलरशिप ली और वहाँ से पढ़ाई करके आए। जिस बच्चे के घर में खाने को नहीं था, जिस बच्चे ने कदम कदम पे छुआछूत का बर्दाश्त किया, मैं आज तो आप गूगल खोल लो, इंटरनेट खोल दो, आपको सारी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में पता चल जाता है। आपको इंटरनेट के ऊपर सारी यूनिवर्सिटीज़ के फॉर्म डाउनलोड करने को मिल जाते हैं। उस ज़माने में तो इंटरनेट भी नहीं था। उस बच्चे को बताया किसने होगा कि कोई कोलंबिया यूनिवर्सिटी भी है? उस बच्चे को बताया किसने होगा कि वो लंदन स्कूल ऑफ, उसका फॉर्म कहाँ से लाया होगा वो बच्चा? मैं तो ये सारी चीज़ें सोच सोच के हैरान रह जाता हूँ कि उस शख्स ने अपनी ज़िंदगी में क्या क्या हासिल नहीं किया। तो कई बार मैं सोचता हूँ कि पिछले 100 साल में भारत ने जितने 100-150 साल में भारत ने जितने सपूत पैदा किए। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बने रहिए FM न्यूज़ के साथ। नमस्कार।